हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी के 5th लेसन में। आज का जो बच्चों टॉपिक है हृदय का सचित्र वर्णन। इससे पहले बच्चों हम मानव पाचन तंत्र को पूरी तरह से बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसके साथ ही बायोलॉजी का हमारा 1 व दूसरा यानी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो है बच्चों श्वसन पर वीडियो आएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला टॉपिक है हृदय का सचित्र वर्णन। तो देखिए, ये हमारा हृदय है। WBC की मात्रा अधिक पाए जाते हैं, इसमें धमनी और शिरा नहीं पाए जाते। इसमें जो है बच्चों धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। इसमें बल्कि लसिका वाहिनी पाए जाते हैं। तो आगे देखिए, इसके प्रमुख कार्य है। इसके जो है बच्चों प्रमुख कार्य को भी देखते हैं। प्रमुख कार्य है घाव को भरना। घाव जो होता है उसको भरने में काम करता है ये। ऊतक की कोशिकाओं को नम रखना। ऊतक के कोशिकाओं को नम रखना। तीसरा पॉइंट पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना। हार्मोन का वाहक होना। क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? परिसंचरण तंत्र क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका परिभाषा, बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की हृदय, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो हमारा ये पूरा हृदय का एक इमेज है। ये हमारा क्या है? महाशिरा है। महाशिरा फोटो की मदद से आप समझ सकते हैं। ये हमारा महाधमनी है, जैसे टॉपिक वाइज लिखा गया है। इसमें बायां है ये हृदय का, बायां अलिंद, बायां निलय, इधर कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। एक कक्षों के बीच की विभाजन दीवार है। दायां निलय, ये दायां निलय है। ये वाला पार्ट दायां निलय और ये बायां निलय। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय जो है मानव का एक प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है हमारे शरीर में। मानव के शरीर का हृदय 4 चेंबर में विभक्त होता है। मानव का हृदय जो है 4 चेंबर में विभक्त होता है। तो बच्चों इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये जो है 4 चेंबर, मानव का हृदय जो है 4 चेंबर में विभक्त होता है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई दफ़ा बोर्ड में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो तो उसमें 2009 और 2015 का आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे बायोलॉजी के खंड में जाके, तो आप पाएंगे कि इससे रिलेटेड इसी लाइन से वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3-4 बार पूछ चुका है। तो बच्चों आप हमारे क्लास को बहुत ही सावधानी ध्यानपूर्वक एकदम अच्छे तरीके से देखा करें और आसानी से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव के शरीर का हृदय 4 चेंबर में विभक्त होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अभी हम अलिंद और निलय के बारे में फोटो में अभी देख चुके हैं। हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है। हृदय का जो वजन है बच्चों वो 300 ग्राम का होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस लाइन से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हृदय के जो दाएं भाग है उसमें कौन से रक्त पाए जाते हैं? तो उसमें अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, और बाएं भाग में जो है बच्चों शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आगे देखिए, हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है।
जिसे हृदय व्रण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे धमनी एवं सिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त। तो बच्चों इस लाइन से भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि सिरा में, जिसे धमनी एवं सिरा कहा जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप यानी कि छिड़काव करना होता है। मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो बच्चों इस लाइन से भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की संभावना बनती है, पूछ सकता है कि मानव का हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो हमारा आंसर होगा 70 से 72 बार, 72। तो देखिए अपवाद में फुफ्फुस धमनी एवं अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हमारा चैनल का नाम है बच्चों नंबर 1 स्टार एकेडमी। तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा इसी तरह से वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे क्लास 10th का। इसके जस्ट 2 से 3 दिन के बाद हम जल्द ही लेके आ रहे हैं 10th का फुल कोर्स हिंदी का, जो कि उसमें हम दोनों किताब की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे चैनल के साथ बच्चों आप जुड़े रहें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा धमनी एवं सिरा में अंतर लिखें। इसके पहले जो हम बच्चों हृदय सचित्र वर्णन डिस्कस किए, तो हमारे बोर्ड परीक्षा में कई दफ़ा 5 मार्क्स में पूछ चुका है, बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों आप उनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही वो अंकदायी है, आपको आसानी से 5 नंबरों दिला सकता है। तो धमनी एवं सिरा में अंतर, ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए समझते हैं हम धमनी एवं सिरा में अंतर को। तो फर्स्ट है हमारा धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसके पहले हम देखें हृदय के सचित्र वर्णन में धमनी के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट समझे, फिर सिरा के बारे में, तो उसी का अंतर हम इसमें समझते हैं। तो धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, वही सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सिरा में जो है बच्चों अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। धमनी में जो है रक्त का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से होता है, जबकि सिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति में होता है, एकदम मंद, स्लोली होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, धमनी का रंग लाल होता है। धमनी का रंग जो है बच्चों लाल होता है, और सिरा का रंग जो है नीला होता है। तो चलिए आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट को देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है हमारा धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। धमनी जो है बच्चों अधिक गहराई में पाया जाता है, भाई सिरा कम गहराई में पाया जाता है। सिरा जो है बच्चों कम गहराई में पाया जाता है। 5वां पॉइंट देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नलिकाओं को सिरा कहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम बच्चों धमनी व सिरा के अंतर को समझें। तो आप इनको नोट भी करते जाइएगा, इसके बाद भी नोट कर सकते हैं। अभी आप ध्यानपूर्वक क्लास को भी देखिए। तो चलिए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब क्या है, यानी कि रक्त प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है। रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों 120/80 होता है, 120/80 mm होता है।
तब इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। 120 जो है हमारा, उनका नाम है सिस्टोल और 80 को डायस्टोल। तो चलिए आगे देखते हैं। फोटो की मदद से आप देखिए इसको आसानी से। रक्तदापीय मापी यंत्र है, चित्र देखिए, ये हमारा रक्तदापी मापी यंत्र है। ये धड़कन को मापने वाला है। ये आप मेडिकल शॉप पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर के पास ये रहता है, इसी के द्वारा बीपी मापते हैं। यह इसमें एक पारा है, आपको वाइट कलर दिखता होगा बच्चों, आप देखिए वाइट कलर जो है उसमें वाइट सा एक दिख रहा है, वो पारा है। रक्तचाप इसी में उगता है, दिखाई पड़ता है। ये हमारा पाइप है, इसके द्वारा हाथ के द्वारा जब इसको प्रेशराइज किया जाता है, इसको दबाया जाता है, तब इसमें हवा का दबाव बनता है। और इसको जो है बाजू पे पेशेंट के, जो पेशेंट है उनके बाजू पे बांध के चेक किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो चलिए इसको आसानी से समझ गए हम। चैनल का नाम भी देखते चलिए। हमारे चैनल का नाम है नंबर 1 स्टार एकेडमी। तो बच्चों हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर करते चलिए, ताकि हमें भी उससे लाभ मिले और आप सबको भी उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रक्त के प्रमुख कार्य को लिखें। रक्त के प्रमुख कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में हम बच्चों इसमें समझते हैं। तो रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। रक्त जो है ब्लड, उनके कार्य निम्नलिखित है। तो फर्स्ट देखिए, शरीर के ताप को संतुलन करना। शरीर के जो तापमान है उसको संतुलन करने में रक्त का एक बहुत बड़ा योगदान है। गैस का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। तीसरा देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा तक पहुंचाना इसका एक कार्य है। चौथा पॉइंट देखिए, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। एवं पांचवा पॉइंट है, फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है। फाइब्रो एंजाइम जो है एंजाइम है, ये रक्त को क्या करता है, थक्का करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। उत्तर है, रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का रंग जो है बच्चों लाल होता है। दूसरा है, इसमें कणिक पाया जाता है। इसमें कणिक पाया जाता है। अब लसिका का पहला पॉइंट देखिए, इसका रंग जो है बच्चों पीला होता है। इसका रंग जो है पीला होता है, इसमें कणिक नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए रुधिर का, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर में है जो है बच्चों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वही लसिका का तीसरा पॉइंट देखिए, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट देखिए रुधिर का, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट देखिए लसिका का, इसमें फाइब्रोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। पांचवा पॉइंट रुधिर का, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। वही पांचवा पॉइंट लसिका का, इसमें बहाव एक दिशा में होता है। इसमें जो है बच्चों बहाव एक दिशा में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, लसिका क्या है। इसके पहले हम लसिका के बारे में देखें, अब समझते हैं लसिका है क्या। लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखें। उत्तर, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाए जाते हैं, जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। इस तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। 1628 ईस्वी में किया था। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट देखिए है
खुला परिसंचरण तंत्र। जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में ना होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और जैसे ऑर्थोपोडा संघ, चींटी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख, एड्स। दूसरा देखिए बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा है, इसी में दूसरा टाइप होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे मानव में देखिए, आप चित्र के मदद से समझिए, ये क्या है, एक परिसंचरण तंत्र। देखिए यहाँ है हमारा हृदय है, शरीर को महाधमनी, शरीर की महाधमनी है, फुफ्फुस की फुफ्फुस ये शिरा है। आप फोटो के मदद से समझिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। मानव के शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। मानव में रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है। मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, जहां CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और हृदय रक्त को पंप कर शरीर के विभिन्न भागों में फैलाती है। आगे क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है? मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में। शरीर के द्वारा अपाचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। शरीर के द्वारा अपाचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। इसी में आगे देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होती है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप का संतुलन करता है, शरीर के तापमान का जो है बच्चों संतुलन करता है। दूसरा देखिए फेफड़ा। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाले के दुर्गंध को बाहर करने का कार्य करता है। तीसरा है यकृत यानी कि लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg का होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमीनियो में बदल देता है तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो देखिए उत्सर्जी अंग के बारे में अभी हम देखें। उत्सर्जी अंग यूटेरर, किडनी देखिए किडनी है, ब्लैडर, यूथेरा, प्रोस्टेट, मेल यूराइन सिस्टम में है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन आगे, मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, जिसकी संरचना प्रमुख अंगों से संपन्न होती है। वृक्क यानी कि किडनी, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में
स्थित होता है। वृक्क के बाहरी भाग को कारेटस कहा जाता है, जिसका आकार अपतल होता है। वृक्क के धंसे भाग को निबस कहा जाता है। वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो देखिए बच्चों फिगर को, ये क्या है, किडनी, यानी कि हिंदी में इसको वृक्क कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग हुआ, और मूत्ररंध्र। फोटो भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप जब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो उसके साथ आपको चित्र भी बनाना होता है, तो चित्र भी आप सीखिए, बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए आगे दूसरा है इसी में, मूत्रवाहिनी। वृक्क के पेबलिस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है, जो मूत्राशय में जाकर खुलता है। तीसरा देखिए मूत्राशय। शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। इसी में मूत्र संग्रह होता है। शरीर के पिछले भाग में नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना को मूत्राशय कहा जाता है। इसी में मूत्र संग्रह होता है। मूत्र मार्ग। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों, मूत्र मार्ग। मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसी में देखिए आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, डायलिसिस मशीन क्या है? डायलिसिस मशीन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहा जाता है। उसे ही डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। नेफ्रॉन, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इनका फिगर भी बनाइए, फिगर भी बनाना सीखिए आप। ये कई दफ़ा बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है 5 मार्क्स में, तो इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे इस क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करिए। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे वृक्काणु भी कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति का होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाएं का जाल जैसा गुच्छा का समूह पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के मिश्रित को मैल पिगियन संपुट कहा जाता है। सभी नेफ्रॉन के मैल पिगियन संपुट वृक्क के कार्टेकस भाग में शामिल होता है। तो आगे देखिए, अमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका है? अमाशय में जो है HCl अम्ल जो बनता है उसका क्या भूमिका है? अमाशय, इसको भी समझिए, क्वेश्चन को देखते हैं। अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रति सन 3 लीटर स्रावन होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस का पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिकाएं भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देता है। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, अतः इसलिए ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दंत क्षरण एक बार और देख लेते हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिकाएं भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देता है। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, अतः इसीलिए ज़्यादा मीठे भोजन
भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम हमारा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम देखेंगे इसके बाद के चैप्टर्स को, जिसका नाम है श्वसन। श्वसन भी एक ही वीडियो में, एक क्लास में पूरा श्वसन को ख़त्म कर देंगे। और साथ साथ में और हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं 10th क्लास का हिंदी फुल कोर्स, तो उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। उसको भी बहुत ही आसान शब्दों में हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी स्टूडेंट शेयर करते चलिए, ताकि उन सबों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिले। तो धन्यवाद। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।